ये नहीं याद लगा। खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, कुछ खबरें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में क्या तब्दीली का वक्त आ गया है, इस पर हम बात करेंगे। एक मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। अंदर की खबर रखते हैं। तहरीक इंसाफ के 82 अरकान असम्बली को क्या सज़ाएँ होने जा रही हैं, तो क्या इतने बड़े फिर पैमाने पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा यूरोप सरतपा एहतजाज बन गया है इजराइल के इशू पर, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी ट्रंप साहब को। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एंटी इजराइल बहुत बड़ी पार्टी लॉन्च होगी जिसे जर्मी कोर्बन और यहाँ हमारे मीरपुर की एक खातून जो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ की, जिनका नाम जोरा सुल्ताना है, वो इसे लीड कर रही हैं। और ओपिनियन पोल्स में ये दौड़ रही है, पार्टी आगे जा रही है सबसे। और ये ऑफ शोर हेवन्स जो हैं पैसे के, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो दारुखिलाफ है काले धन का, तो उसको भी ये कानून के नीचे लाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली, इस पर बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद में भी गधे का गोश्त जो है वो सप्लाई हो रहा है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं मुनीब फारूक साहब की तरफ जाऊँ, मैं गुज़श्ता रोज़ हमारा एक प्रोग्राम था, उसके हवाले से कुछ फैक्चुअल चीज़ें ऐसी थी जिसे हमें नाज़रीन ने भी और दर्शकों ने भी हमें दुरुस्त किया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम चीज़ों को दुरुस्त अंदाज में बयान करें। पहली बात तो ये कि जो अमेरिकी सेंट काम के जनरल आए हुए थे, जनरल माइकल, उनको जो तमगा मिला है वो तमगा इम्तियाज़ नहीं है, वो निशान इम्तियाज़ है। और जो कि पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका की जो गहरे ताल्लुकात हैं, फ़ौजी और माजी में भी रहे हैं, तो ये उसकी एक निशानदेही है। और सेकेंडली मैं ये भी वजाहत कर दूं कि ये जो रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मीटिंग थी, ये मीटिंग रीजनल मीटिंग थी। इसमें सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लोग थे, लिहाजा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब। और ये भी मैं कर दूं कि जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, नोबडी कैन ड्राइव अ वेज इनटू इट। हाँ, ये साबित हो चुका है चंद माह पहले, ये चंद हफ्ते पहले जो एक जंग हुई थी, उसके बाद मेरे ख्याल में किसी को ये इसका डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली इस बात के भी शवाहिद मौजूद नहीं, कुछ लोगों ने क्लेम ज़रूर किया है लेकिन शवाहिद मौजूद नहीं है कि 62 में चाइना ने हमें कहा था कि हम जो जब जंग हो रही थी इंडिया के साथ, तो कि हम कश्मीर पर कब्ज़ा कर लें। तो ये वजाहतें ज़रूरी थी जो हमने की हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज हु पॉइंटेड इट आउट। अब हम आते हैं जनाब मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीब फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। अब जी मुनीब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मुनीब साहब से हमारी शायद रब्ता अभी नहीं हो पा रहा। हेलो जी, हाँ, अभी नाज़रीन हम कोशिश करेंगे मुनीब फारूक साहब से जल्द हमारा रब्ता हो जाए। मियाँ साहब, इस दौरान हम आपसे बात करते हैं। मियाँ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी काजी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अभी मुनीब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुनीब साहब से शायद कोई रब्ते का मसला हो रहा है, मुझे मुनीब साहब की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मियाँ साहब, मैं तब तक हमारा मुनीब फारूक साहब से रब्ता हो, मैं चाहूँगा असल में काजी साहब देखें, जो अभी हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की, आपने फरमाया कि क्या अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को खतरा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरह उन्होंने तमाम रेड लाइन्स जो है वो अबूर कर दी हैं, अपने ही इदारों पर जो है इल्ज़ाम लगा दिया है, और इस हवाले से जो है वो अपनी करप्शन वहाँ पर जो है उसको तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी जानब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, धमकियाँ दिए जा रहे हैं। तो क्या उनको नज़र तो नहीं आ गया कि उनकी हुकूमत जो है वो अंदर से जो है वो तब्दीली आने वाली है? PTI के अंदर से जो है बगावत तकरीबन हो चुकी है, और वहाँ से अंदर से जो MPs हैं वो अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले हैं? लेकिन मियाँ साहब, मुझे उन्होंने जो एक टेररिज्म के हवाले से बाज़ हलकों में जो तशवीश पाई गई थी, जो एक उन्होंने बयान दिया था गुड एंड बैड तालिबान वाला, वो मेरे ख्याल में इट वाज नॉट रिसीव्ड प्रिटी वेल। एक नाजुक सूरत हाल है और हम एक तवील अरसे से इसमें मुब्तला हैं और इससे लड़ भी रहे हैं और इसे दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हमने बड़े वैलियंटली ये जंग लड़ी है। और उसमें चाहे अमेरिका बहादुर हो, चाहे हम हो, हमें अपनी कोताहियों का भी एहसास था और हमने जो है उससे सीखा भी। लेकिन ये इस तरह की जो महाजराई है मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए ना। एक तरफ तो मैं ये कहूँगा कि गंडापुर साहब के पास मैंडेट अगर है तो आराम से हुकूमत करते रहे, हुकूमत उनके साथ मामलात करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे कि जिस तरह से हालात मज़ीद ख़राब हों। और गंडापुर साहब को भी चाहिए कि जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, और जब कोई पॉलिसी बयान देना है, और ख़ास तौर पर जब वो बयान किसी हमसाया मुल्क से भी रिलेट करता हो, तो आई थिंक
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आलम तो होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ मैं ये भी लेकिन काजी साहब जो बैड एंड गुड तालिबान की इस्तिलाह है उसकी मुझे समझ नहीं आती कि गंडापुर साहब वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो ख्वारिज हैं, फितनतुल ख्वारिज हैं। जो फितनतुल ख्वारिज हैं वो हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमने हमारे लोगों को जो है वो मार रहे हैं, हमारे अफवाज के साथ जो है वो उन पर हमले कर रहे हैं। और वहां पर आपने देखा कि उनकी हर जो चाल है वो नाकाम बनाई जा रही है और वो बुज़दिलाना हमले जो है वो पाकिस्तान पर कर रहे हैं KPK के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में। तो उनको बैड और गुड का नाम देना और तालिबान का नाम देना ये समझ से बालातर है। जो CM KPK जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं और ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि जो वफाक वहां पर जा रहा है, लोग अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, वो गैर कानूनी। कैसे गैर कानूनी है? क्या मुल्क जो है वो रियासतें बात नहीं करती? हमारी रियासत जो है वो बात कर रही है अफगान अबूरी हुकूमत से कि ये जो फितनतुल ख्वारिज है इसको धकेला जाए, इसको नकेल डाली जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज तो उनको नकेल डाल रही है और उनका हर सतह पर मुकाबला कर रही है और हर सतह पर उनको धूल चटा रही है और हर सतह पर उनके तमाम जितने भी नाकाम हमले हैं उनको नाकाम बना रही हैं। लेकिन CM KPK क्या जुबान बोल रहे हैं और किस तरह की जुबान बोल रहे हैं? हालांकि उनको अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। वहां काजी साहब देखा कि कितने स्कैंडल जो है वो सामने आए, वहां पर करप्शन स्कैंडल सामने आए, वहां पर जो है वो तरह के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहे, उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मियां साहब ये तो हमारा सबसे गिला है, अरबों रुपए का स्कैंडल किया यहाँ पे। जब जो निगरान हुकूमत में उन्होंने गंदम का स्कैंडल किया, आज शुगर का स्कैंडल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और मोहम्मद मालिक साहब जैसे अंदर की खबर रखने वाले ये कह रहे हैं कि ये एक खानदान का फैसला था। फिर जो स्कैंडल है बिजली का वो देख लें, ये हमारे साथ बुरकस निकाल रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, इसमें तो मैं समझता हूँ दोनों माशाल्लाह एक पेज पर ही हैं। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि रवादारी रखे। इसका अगर मैंडेट है, और इनको भी हम यही कह रहे हैं कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो हमारी एक होनी चाहिए, और ये तस्वर नहीं जाना चाहिए। काजी साहब जो अंदर से अगर आग लगी हो, अगर सूबे के अंदर आग लगी हुई है, इनकी पार्टी के अंदर आग लगी हुई है, तो फिर दूसरे क्या करें उस पर? दूसरा यह है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों बसाए थे लाके वो तालिबान, जो बैड तालिबान और खुद और गुड तालिबान की बात करते हैं, उनको उस वक्त खुद लाया गया था ना। 5000 से ज्यादा तालिबान जो है खानदानों समेत यहाँ पर बसा दिए गए थे। उस वक्त भी हम देख रहे थे सारा कुछ, और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर भी हमने उनको प्रोटेक्शन दी गई थी और उनको यहाँ बुलाया गया था, यहाँ उनको असला दिया गया था और यहाँ ये कहा गया था कि उनसे हम जो है बातचीत करेंगे। भाई किन से बात करेंगे जब वो फितना है, वो फितनतुल ख्वारिज है, वो खारजी हैं, वो तो बात नहीं करते। वो तो जिस तरह बंदूक की से बात करते हैं, उनको बंदूक से जरिए जवाब देना चाहिए। मियां साहब जो हमारे शिनाख्ती कार्ड निकाल के हमारे गले काटते हैं, हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ना वो बलोचों के दोस्त हैं, ना पख्तूनों के दोस्त हैं, ना पंजाबियों के दोस्त हैं। ये CM साहब को समझना चाहिए ना। CM साहब नहीं समझ रहे सर, और बाखबर जराये जो है वो अब ये कह रहे हैं कि तब्दीली का वक्त आ गया है। वो ये भी कह रहे हैं मियां साहब एक बात और भी तो देखें ना, ने मज़ामत की तो फिर अंदर से ही बगावत पड़ रही है, नई जमात भी बनने जा रही है। सर नई जमात बनाएं, जमहूरी तरीके से सब कुछ करें, मगर क्या आपकी वफाकी हुकूमत किसी भी मामले में संजीदा है? बिजली के मामले में संजीदा है? देखे ना, आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब हम रो रहे हैं और जो हमारी एक सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट है वो परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब मुझे बताएं ना, 50-50, 60-60 बंदों की इन्होंने जो है वो कैबिनेट रखी हुई है। एक मैं कल 3 प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि क्या जो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं वो BMW से नीचे नहीं बैठ सकते? एक ऐसी रियासत जो रोल ओवर पे चल रही है, जिसके बारे में अब खबरें आ रही हैं। आज डॉन की खबर है, $4.2 बिलियन का जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ। ठीक है, हमें पैसे आते हैं, मगर जो पैसे हमें आते हैं हमारे लोगों के बाहर जाने की वजह से, उससे ज़्यादा नुकसान उस स्किल्ड लेबर का है जिसे हम पढ़ाते हैं। रियासत पढ़ाती है, रियासत तालीम देती है, हुनर देती है और खिदमत औरों की क्यों इस तरह की कंडीशंस हैं? तो मैं समझता हूं दोनों जगह पे वफाकी हुकूमत को भी और गंडा साहब को भी अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे समझना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल काजी साहब, वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो काम जो है वो KPK में हो रहा है
उसके बारे में जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और अब ये जो सीएम केपी के जिस डगर पर चल चुके हैं, ये फैसला हो चुका है कि वहां अदम इत्मीनाद आएगी। गवर्नर केपी के कह चुके हैं कि ये हमारा हक है और हम अदम इत्मीनाद लाएंगे, और ये भी जराए कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते में ये अदम इत्मीनाद जो अंदर से आएगी, कायद साहब अंदर से आएगी, क्योंकि अपोजिशन के पास इतनी वो नहीं है, उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है। अंदर से सर कायद साहब अंदर से आएगी। मैं एक और भी बात पीटीआई के अंदर देखे ना मियां साहब, ये जब भी हुआ है, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। अब मेरी जो रिसर्च टीम है वो कह रही है जी मुबैना तौर पर 50 करोड़ कीमत लग रही है। ये मुझे बताइए, छांगा मांगा, ये छांगा मांगा की रवायत खत्म होगी या नहीं खत्म होगी? ये जो खुदजादा चट्टान, क्या नाम था, खुदजादा चट्टान जो सेनेटर थे, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने एक सेनेटर की जो कीमत बताई थी वो बिल्कुल रिकॉर्ड पर पड़ी हुई है। तो खुदा के वास्ते गधों का गोश्त जरूर बेच लें, मगर हार्स ट्रेडिंग ना करें और जमहूरी तरीके से कोई रिस्पेक्टेबिलिटी करोड़ का सर मियां साहब 50 करोड़ का दावा कौन कर रहा है? ये इनके एमपीएस ही दावा कर रहे हैं कि हमें 50 करोड़ की ऑफर हो रही है। कौन ऑफर कर रहा है? उनके अंदर से जिसने सीएम बनना है वही दावा कर रहा होगा, वही 50 करोड़ की जो है वो ऑफर कर रहे होंगे। ये तो फिर होता है, जब आपको याद होगा बानी पीटीआई ने कहा था कि हमारे पार्लियामेंटेरियन बकाऊ माल निकले, तो जब बकाऊ माल हो तो फिर बिकते तो है ना। तो फिर इस तरह अगर मामलात हैं तो फिर उनको अपने पार्लियामेंटेरियंस पर जो है वो नजर रखनी चाहिए। बंद होनी चाहिए ना मियां साहब, किया जा रहा है मियां साहब, ये छांगा मांगा नहीं होनी चाहिए, शुरू हुआ था काम नहीं होनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए ना, ये सिलसिला नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बिकने को खुद तैयार हो, यानी आज पंजाब असेंबली में आप चपेड़े मारे एक दूसरे को, यानी ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लीडर हैं, हम इन्हें इलेक्ट करते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। कभी हम थप्पड़ों का सुनते हैं, कभी हम जो है वो हार्स ट्रेडिंग का सुनते हैं, का इतना मूल लग गया, इतना माल लग गया। यार क्या तमाशा बना के रख दिया हमारा मियां साहब। अच्छा सॉरी माफी चाहता हूं मियां साहब, मैं माफी चाहता हूं, जो पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। मैं इजाजत चाहूंगा आपसे मियां साहब, हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे मेहमान जनाब मुनीफ फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। हजूर ये फरमाइए कि ये जो खबरें हैं जी पख्तूनख्वा में तब्दीली और बड़ा एग्रेसिव बयान, गंडापुर साहब के हार्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं और 82 अरकान असम्बली भी, ये 2-3 बातें जनाब का टेक चाहिए इस पर। जी मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब गाजी साहब, मैं माजरत खां थोड़ा लेट हो गया आपको ज्वाइन करने में। गुजारिश ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात हैं इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, लेकिन मेरे शकूक और शुबात तो ये रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या एक ऐसे सूबे के अंदर जहां इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, क्या ऐसा कोई तजर्बा होना चाहिए कि वहां कोई हुकूमत को डिसलॉज किया जाए? ये वैसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि 9 मई के केसेस के फैसले आ रहे हैं और खुद गंडापुर साहब पर भी 9 मई के केसेस हैं और चंद लोगों पर भी हैं और एमपीए साहिबान भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो आज भी आप देखिए जिन लोगों को सजाएं हुई वो नाअहल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि जब 9 मई के केसेस के फैसले आए तो उनमें किसी को बेशक सजा 1 साल की हो, 2 साल की हो, और अगर हो जाती है तो फिर नाअहली तो पक्की है। और अगर खुदा ना खास्ता एमपीए साहिबान या जो गंडापुर साहब है उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला आ गया तो फिर तो वज़ीर आला तो वो नहीं रह पाएंगे। लिहाजा मुनीफ साहब एक खबर है कि 82 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो नाहल होने जा रहे हैं और सजाएं मिलने जा रही हैं। कितने लोग आपके मुताबिक कितने लोग जो हैं वो इस शिकंजे में आ सकते हैं? तो अगर इतने लोग जो हैं वो नाहल हो गए तो फिर क्या बनेगा असम्बलियों का? सर नए इंतखाबात होंगे, क्या होगा? बात यह है मियां साहब के इस वक्त अगर आप जो 2 केसेस का आया है लाहौर से, कुछ 4 ऐसे केसेस हैं जो फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं एटीसी के, एक को अगले हफ्ते भी उसका फैसला आ सकता है, एक इसी तरह फैसलाबाद के अंदर है वो बहुत फास्ट ट्रैक चल रहा है केस, उसका भी फैसला आ सकता है। तो कई जगह जहां जो लोग मेंशन हुए हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर जो नाम आ रहे हैं वो तकरीबन कोई 19-20 लोग हैं लीडरशिप के, उनके नाम आ रहे हैं, उनमें सेनेट के भी हैं, उनमें एमएनए साहिबान भी हैं, गालिबन को एमपीए भी होंगे। तो अगर वहां पर फैसला आ जाता है उनके खिलाफ तो वो फिर एमएनए या एमपीए या सेनेटर तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन आपको अगर याद हो कि ये मामला तो हमारे मुल्क में रहे हैं, मतलब इस तरीके से नहीं, लेकिन 2002 का इलेक्शन हुआ तो पीएमएलएन उस वक्त गालिबन को 16-17 सीटों पर आ गई थी, 97 के अंदर पीपल्स पार्टी शायद को 11 सीटों में आ गई थी। तो ये तो हमारे मुल्क में ऐसी चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन हाँ जो अब हो रहा है
ये भी एक तारीख रकम की जा रही है, तारीख रकम हो रही है। अब देखना ये है कि ये दुरुस्त तारीख होगी या गलत होगी। एक बार एक सर आपसे एक गाइडेंस लेनी है काजी साहब, एक छोटी सी गाइडेंस लेनी है मुनीब साहब से कि जनरल फैज के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है टॉप सिटी के हवाले से, और दूसरी जानिब यह भी खबर आ रही है कि इमरान खान का जो 9 मई का केस है ज़ाहिरा वो भी उनके उसमें वो भी मुल्ज़म है, तो क्या उनको उस केस में सजा होने जा रही है और जनरल फैज को भी का केस जो है मुंतकी इंजाम तक पहुंचने जा रहा है? क्या उनके इल्ज़ाम जो लगे थे 9 मई के उसको भी उनके साथ जो है वो सामने तफ्तीश किया जा सकता है? देखिए, जो दावे किए गए हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, दावे ये किए गए हैं कि फैज हमीद साहब के खिलाफ म्यूटनी का चार्ज भी लग सकता है। दावा ये किया गया कि उनका ताल्लुक इमरान खान साहब और 9 मई से जोड़ा जा सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये, क्योंकि ये बिहाइंड क्लोज डोर्स एक प्रोसीडिंग हो रही है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन बताया ये जाता है कि जो खबर है वो कुछ इस तरह से है कि शायद इस साल के एंड तक प्रोबेबली शायद या उसके इर्द गिर्द ही कहीं, अब जो आखिरी हिस्सा है इस साल का उसमें शायद फैज हमीद साहब का मामला कंक्लूड हो। लेकिन अभी तक जो चार्जशीट में मामलात आए हैं उनमें 9 मई उस तरह से नहीं लिखा हुआ, ना ही म्यूटनी लिखी हुई है। सो अभी हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, दावे ही हैं जो किए गए हैं, और उनके हवाले से खबर मैंने बहुत पहले दी थी कि ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो सबसे मजबूत केस है 9 मई का, वो है GHQ हमला केस, और 9 मई के हवाले से उस केस के अंदर जो इवन चार्जशीट है, मैं तो क्योंकि बैसियत एक तालिब इल्म के मुझे मेरी प्रैक्टिस होती है कि इन चीज़ों को पढ़ा जाए, वो बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है, और वो शायद वो चलान भी इमरान खान साहब उसके अंदर हो चुके हैं दिसंबर 2024। अच्छा, एक मैं मुनीब फारूक साहब आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ। एक खबरें आई थी कि एक तो जो मुबैना तौर पर गवाह हैं वो उन्होंने रजिस्टर पेश किया, जो दूसरे वकील हैं इमरान खान साहब के, कि वो उस दिन छुट्टी पर थे। सेकेंडली जो खाना काबा से जो गवाही आई उससे भी आप एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप कैसे देखते हैं कि ये केस को मजबूत करते हैं या कमज़ोर करती हैं, ये जो दो चीज़ें सामने आई हैं? देखिए काजी साहब, बात ये है कि मैं तो एक बुनियादी उसूल आपको बता देता हूँ कि मामला चाहे इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत चले या ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चले, PPC के तहत चले, जब आपने क्रिमिनल ट्रायल करना होता है तो आपने साबित करना होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बगैर शकूक व शुबहात के आपने साबित करना होता है कि जो एक्यूज्ड है वो इस गुनाह का इर्तिकाब उसने किया है, इस जुर्म का इर्तिकाब उसने किया है। मेरे नज़दीक मुझे इन ट्रायल्स के जो फैसले हैं उन पर मेरे बहसियत एक तालिब इल्म के मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगा है कि थोड़ा जो फैसले आए हैं इनके अंदर स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन भी शायद थोड़ा सा उसका इस्तेमाल किया गया है, या कुछ चीज़ों को शायद अदालत ने उसके अंदर एक नॉवेल्टी लाने की कोशिश की है। कुछ मामलों में फैसले दुरुस्त समत में जाते हुए नजर आते हैं। कुछ फैसलों के अंदर शायद मुझे लगता है कि अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि क्योंकि ये लोग उस दिन मौजूद थे तो इनका सिर्फ वहाँ मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि इन्होंने वहाँ पर गुनाह का इर्तिकाब किया। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, मैं जज नहीं हूँ, अगर तो हाई कोर्ट के लेवल पर ये फैसले एंडोर्स हो जाते हैं तो फिर इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ट्रायल कोर्ट के फैसले माजी में भी उन पर सवालात रहे हैं और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इन फैसलों के ऊपर भी है। अच्छा, एक और बात, बिल्कुल ठीक है मुनीब साहब, एक और खबर है सर, एक और खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये खबर आ रही है कि अगर वहां पर अदम इत्माद की तहरीक आती है तो उनको कहा जा रहा है कि वो असम्बलियां तोड़ दें। अगर वो असम्बली तोड़ देते हैं KP के असम्बली, तो क्या वहां इलेक्शन होगा? फिर कैसे हालात आप देख रहे हैं, या गवर्नर राज लगेगा? ये गवर्नर राज की तो वो ऐसी कोई वो एक बेसिकली गवर्नर राज वो एक आम इस्तिलाह इमरजेंसी प्रोविजन का इन्वोक होना है, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं यकीन मानिए मुझे, मैं उसको अभी पिक्चर नहीं कर पा रहा कि एक ऐसा सूबा जहां इस वक्त दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है, मसाइल है, वहां पर आप दोबारा से एक नया सियासी बहरान, और इसमें तो बेनिफिशरी तो नॉन स्टेट एक्टर होगा, TTP होगी, जो वहां पर इस वक्त एक हैवक उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि मुनीब साहब, ये तो फेडरल गवर्नमेंट को
और गंडापुर साहब को एटलीस्ट यार एक पेज पे रह के जिस तरीके से ऊधम मचा रखा है उन्होंने, इवन बलोचिस्तान में हमारे गले काट रहे हैं जो लोग, तो व्हाई कांट वी बी टुगेदर एटलीस्ट ऑन दिस इशू? मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है काजी साहब कि जो गंडापुर साहब ने उस दिन वो सो कॉल्ड एक एपीसी बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसपे जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस पे वो इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बहुत कम बात करते हैं, इज अ वेरी सीक्रेटिव मैन व्हेन इट कम्स टू, वो रिवील नहीं करते बहुत सी बातें, लाइक वो उनकी एक अच्छी आदत है। बट उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर जाकर जवाब दिए हैं, 2 ट्वीट्स किए हैं उन्होंने, जो एक डैमनिंग इंडाइटमेंट है फॉर इवन गंडापुर साहब कि अगर वो कह रहे हैं कि वो कौन सा सूबाई ओहदेदार है जो DI खान के अंदर भत्ता देता है तालिबान को, और तो वो सारी बात है गंडापुर साहब की इस तरफ इशारा कर रहे हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि उन्होंने तो रियासती इदारों के नाम लेके मुनीर साहब ये फरमाइएगा, आपने GHQ हमला केस की बात की थी और ये भी कहा था कि उसमें स्ट्रॉन्ग केस जो है वो इमरान खान साहब पर है और बड़े स्ट्रॉन्ग इल्जामात हैं GHQ हमला केस, तो क्या उसमें बानी PTI को सजा हो सकती है? अगर उनको सजा होती है तो कितने साल की हो सकती है? देखिए, अब डिपेंड ये करता है कि वहां पर जो चार्जशीट है उसको अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वहां पर भी इमरान खान साहब को मैं सिर्फ ये कहता हूँ लाइकलीहुड यही है कि उनको सख्त सजा होगी। यानी मुझे लगता है कि उनको बड़ी सजा हो सकती है वहां पर, क्योंकि जो इस्तगासा का प्रोसिक्यूशन का केस है, यानी कितने साल सजा हो सकती है सर? 14 साल, 10 साल उम्र कैद, क्या हो सकता है? जी उम्र कैद ही मेरे ख्याल में 10 साल या उम्र कैद, वो भी मैं समझता हूँ वेरियस काउंट्स हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये कंकरेंटली चल रही होती है और वो जितने अरसे से जेल में कैद है तो वो तो माइनस हो जाता है फिर, लेकिन एक सख्त सजा लाइकलीहुड यही है। और देखिए, दूसरा आपको ध्यान में रखिएगा, मैं एक मोहतात अंदाजे के तहत और मोहतात ही गुफ्तगू कर सकता हूँ क्योंकि मामलात बहुत सेंसिटिव नौइयत के हैं, कि जो हालात ओवरऑल होते हैं आप कोई चीज इन आइसोलेशन नहीं देख सकते, आपने चीजों को जहां वो हैं उनका अहाता करना होता है द वे दे आर एट द मोमेंट। तो जो ये हालात हैं ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि शायद एक सख्त सजा खान साहब को बदकिस्मती से शायद वहां भी हो सकती है। मुनीब फारूक साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। कि अंदर की जो खबरें हैं हमें देते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हम अगले मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे और जब वापस आएंगे तो जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब मुमताज़ दफ़ाई तज़किया निगार हैं, आज एक और एंगल से भी उनसे बात करेंगे और दूसरा ये भी बात करेंगे कि हम किस तरीके से पूरे यूरोप और उसकी हुकूमतें और यूरोप के अवाम अब एक पेज पर नहीं रहे। और एक और बहुत बड़ी पार्टी जो लॉन्च हुई है और वो प्रो पैलेस्टाइन और एंटी इजराइल है इंग्लैंड में, उस पर भी बात करेंगे और कुछ बात हम उस मुबैना ख़तरे की भी करेंगे कि जो अपने ज़ख्म चाटने के बाद शायद इंडिया दोबारा कोई एडवेंचर करे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें मुमताज़ दफ़ाई तजिया निगार आलमी अमूर पर गहरी निगाह रखने वाले जनाब जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। जनरल साहब, आज मैं ज़रा एक और एंगल से बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज मैंने 2-3 दफ़ा यूरोप से मुझे कॉलें आई कि एक बड़ा खौफनाक दबाव आ गया है तमाम हुकूमतों पर पूरे यूरोप की और इवन अमेरिका में भी। अमेरिका में तो यहाँ तक है कि हम उनके एक साहब हमारे यहाँ आए, उन्होंने कहा कि खुद अमेरिका के झंडे अमेरिकी सड़कों पर जला रहे हैं। कितना ये मुअस्सर होगा उनके इस अजाब से गजा के लोगों को निकलने में, कितना मुमद मुआवन साबित होगा ये प्रेशर यूरोपियन हुकूमतों पर? जनरल साहब जी, सईद काजी साहब, देखिए इम्पैक्ट तो बहुत पॉजिटिव होगा जी। एक्चुअली देखा जाए तो यूरोप खुद इस वक्त बहुत बड़े स्ट्रेस में है जी, और स्पेशली जब हम मिलिटराइजेशन ऑफ रीजन देखते हैं, इसको अगर मैं उधर लिंक करूं तो अब आप देख रहे हैं कि जो नेटो कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको ड्रैग किया जा रहा है जी डिफरेंट वॉर्स के बीच पे। वहाँ की लोग ये समझते हैं जो GDP का 2% वो देते थे जी अपने डिफेंस सिक्योरिटी में, आप ट्रम्प के आने के बाद वो कहते थे आप 5% तक कंट्रीब्यूट करें। 5% की कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो चैलेंजिंग उनके लिए हो जाएगा, अपनी जो डेवलपमेंट है वो कम होगी। 5% ऑफ द GDP डिफेंस में चला जाएगा तो ये किधर जाएगा जी? तो मिलिटराइजेशन ऑफ वेस्ट हो रही है।
ओवरऑल भी बढ़ता चला जा रहा है। और जो अवाम वहां की समझते हैं, लोग समझते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समबडी एल्स, किसी और मुल्क के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके परसूट्स के लिए। और खासतौर पे इजराइल जो है उसने ऐसा एक अमेरिका को अपने ग्रैपल कर लिया है, और उसके साथ साथ वो जितनी वेस्ट की पॉलिसीज हैं उनको वो उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं जी। फिर वेस्ट का ये भी गिला है अमेरिका से कि जी बाकी अपने लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की एप्लीकेशन आपकी देख लें, एशिया की एप्लीकेशन देख लें, चाइना के जो आपने स्कटल करना चाहते हैं, लेकिन जब रशिया का और यूक्रेन का मामला आता है तो इस पे आप फिर बातचीत रशिया के साथ भी शुरू कर दिया, फुल सपोर्ट, यानी कि कह लेंगे उनकी सिक्योरिटी को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जी यूरोप के बीच में, तो वो समझते हैं। और सेकेंडली जो मीनिंगफुल वेज हैं जी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, वो अंडर सीरियस चैलेंजेस हैं, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन हो गई, इस तरह के बाकी इदारे हो गए, यूरोपियन यूनियन जो है या यूरोपियन नेशन जो है वो अपनी वक़्त हो रही है, तो ओवरऑल एक स्ट्रेस के बीच में वो समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे एक पहले गाइडेंस चाहूंगा और उसके बाद पड़ोसी पर बात करेंगे, जो कि बुज़दिल पड़ोसी है हमारा। पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी और एजाज हासिल हुआ है कि पाकिस्तान ने रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की जो है मेज़बानी की है, जिसमें जनरल साहब ये जो बड़ा एजाज है, ये बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सफारती कामयाबी भी है और हमारी मिलिट्री क़यादत जो है उसकी भी बेहतरीन कामयाबी है कि उन्होंने ये इसकी मेज़बानी की। और इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मिलिट्री क़यादत शामिल थी, और अमेरिका के सेंट्रल कमांडर जो थे वो भी इसमें शामिल थे। कितनी बड़ी कामयाबी है जिस पर भारत को वावेला मचा हुआ है, वहां पर क़यामत बरपा है। अगर आपने इसकी कामयाबी का पैमाना देखना हो ना, तो शायद साहब आज आप भारत की पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर आप देख रहे होते, देखी आपने थोड़ी देर पहले, तो वहां पे जो अपोजिशन की तरफ से पहली स्पीच आई है उसने बड़ा कैटेगोरिकली भारत में लगी हुई आग का जिक्र कर दिया जी। जब डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म हुई राजनाथ की, तो उसके बाद जो पहली स्पीच कांग्रेस की तरफ से आई, उन्होंने कहा जी कि पहलगाम वाकये में पूरी दुनिया IMF समेत पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और उसके बाद से अभी तक खड़े हैं, और आप दुनिया में आइसोलेटेड थे। ये मैं नहीं कह रहा, एक डिफेंस एनालिस्ट नहीं कह रहा पाकिस्तान का, ये भारत की अपोजिशन से आने वाली आवाज में आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे इसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। तो आई थिंक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्पेशली जनरल कुरेला का यहाँ पर होना, जो कमांडर सेंटकॉम है, और ये 21 कंट्रीज में पाकिस्तान भी शामिल है जी, अफगानिस्तान है, फिर मिडिल ईस्ट की जो एप्लीकेशन है, तो इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा सेट हुए। और ऑफ कोर्स जब आप 1-on-1 मिलते हैं या 1-to-1 लीडरशिप मिलती है, और खासतौर पे जो सेंट्रल एशिया है ये और अफगानिस्तान का, हमारे सारों के कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, अमेरिका समेत हमारे इंटरेस्ट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। तो आई थिंक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हमेशा पाकिस्तान को एक लीड दी है, और नोशन ऑफ विक्ट्री जो पहलगाम के वाक़े बाद मिलिट्री ने लिख के दिया, उसी से जो हमारी दूसरी डिप्लोमेसी है उसको भी और पॉलिटिक्स को भी फायदा हुआ है। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान टुडे इज अ मीनिंगफुल कंट्री फॉर द वर्ल्ड, इसीलिए सारी दुनिया आपकी तरफ तवज्जो दे रही है जी। और भारत एक आइसोलेटेड मुल्क के तौर पर खड़ा है। वो जो कहते हैं ना, जब आप कंधा कुआं खोदते हैं या किसी के लिए खोदते हैं, तो एक अपने लिए भी खोद लिया करें। भारत पाकिस्तान के लिए कुआं खोद रहा था कि बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, इससे पहले हम इजराइल की बात कर रहे थे और यूरोप की बात कर रहे थे कि जो हमायती इजराइल का है वो अपनी अहमियत खो रहा है, और यही हो रहा है कि यूरोप के बारे में हवाले से जो यूरोप उसकी हिमायत कर रहा है, तो उस दूसरी जानब जो हौसी हैं वो कह रहे हैं कि जो भी वहां से गुजरेगा हम उस पर मिसाइल मारेंगे और इजराइल पर भी भरपूर हमला करेंगे। तो इस तरह तो मुझे लगता है कि नाकाबंदी हो रही है फिर यूरोप की। देखिए वहां पे सिचुएशन जरा क्रिटिकल है जी। ओसीज यस उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, लेकिन वॉर जितनी स्प्रेड होगी यूरोप को उतना नुकसान होगा। यूरोप देखिए बेसिकली शायद साहब आज के इस दौर में लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी 1 के तौर पर यूज कर रहे हैं, और जब इकोनॉमिक्स किसी भी मुल्क की इंपैक्ट होती है तो वो अपने आप को पिवट जरूर करता है, पोजीशन जरूर लेता है। यूरोप को भी इकोनॉमिकली बहुत अंडर प्रेशर है जी। यूरोप इज अंडर स्ट्रेस पॉलिटिकली भी, लेकिन इकोनॉमिकली ज्यादा अंडर स्ट्रेस है। तो ऑफ कोर्स वो नहीं चाहता कि इजराइल की वजह से, अमेरिका की वजह से उनके भी जो इंटरेस्ट हैं वो भी चैलेंज हो, क्योंकि वो तो हमेशा फिर सेकंड थर्ड पार्टनर के तौर पे वॉर में भी रहे हैं। अफगानिस्तान में देख लेना, अफगानिस्तान की इतनी लंबी एप्लीकेशन हुई है 20 साल की, बाकी यूरोप को क्या फायदा मिला है वहां से। जो ISIS में रिक्रूटमेंट यूरोप से भी होती रही है, जब ये ISIS वगैरह बन रही थी तो उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर इतना स्ट्रेस है
आप अंदाजा लगा लें। देखिए हम रोते हैं कि जी डेप्रीवेशन है जिसकी वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो कनाडा में कौन से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, फ्रांस में कौन से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। वहां यही ब्रीडिंग ग्राउंड्स है कि जब इनजस्टिसेस होता है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की बातें होती हैं, हैव्स हैव नॉट्स की बातें होती हैं, तो सोसाइटी के अंदर स्ट्रेस आता है और फिर लोग आईएसआईएस। अच्छा जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। एक सवाल है, अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हैव्स एंड हैव नॉट्स। अभी रिसेंटली जेरेमी कोर्बिन और जोरा सुल्ताना, जिनका ताल्लुक यहाँ मीरपुर से है लेकिन वो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ पे, और मैं आज देख रहा था कि बीबीसी और तमाम जो पोल्स आ रहे हैं ओपिनियन पोल्स में, वो तेजी से जो है वो आगे आ रही है ये पार्टी, और इसके बुनियादी एजेंडे में एक एजेंडा एंटी इजराइल और प्रो पैलेस्टाइन भी है। तो आप क्या समझते हैं कि यूरोप जो है वो इसमें हुकूमतें भी उलट सकती हैं इस इजराइल और गजा के मामले में? जनरल साहब जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम हमने काजी साहब अमेरिकन इलेक्शन में देखा है कि जो वॉर है इसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया है जी, और खास तौर पे जो पैलेस्टीनियन इश्यूज थे उसका इम्पैक्ट हुआ है वोटर के माइंड पे। हालांकि ये सोसाइटी जो अमेरिकन सोसाइटी थी कुछ अर्सा पहले, आज से कोई डेढ़ डिकेड पहले ए पॉलिटिकल किस्म की सोसाइटी हुआ करती थी। 27-28% वोटिंग रिटर्न्स होते थे, अब वो भी 50-50 प्लस चले गए हैं। और प्लस जो रीजनल पॉलिटिक्स है या रीजनल जो एप्लीकेशन अमेरिका की, वो अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे अमेरिका जैसे मुल्क में अगर कर रही है तो बाकी मुल्कों में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अभी इंपैक्ट आना शुरू हो गया। ये थिंकिंग माइंड्स हैं, लोग सोचना शुरू हो गए हैं, लोग इन्वॉल्व होना शुरू, क्योंकि डोमेस्टिक जो उनकी चीजें चल रही हैं वो इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ वॉर। और समटाइम तो वो कहते हैं कि ये वॉर हमारी तो है नहीं, ये वॉर किसी और की है, एंड व्हाई आर नेशंस, और मीनिंगलेस होते जा रहे हैं। कुछ जैसे वो कहते हैं ना, ऑर्डर्स आ जाते हैं, अब आप ये कर लें वो कर लें। अब इटली जैसा मुल्क वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ कभी लिंक करते हैं। मैं एज अ डीजी एफएमसी मेरा वहां पे 2-3 दफा जाना हुआ, वो लोग यहाँ पे मिले तो वो अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं जी। उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी, उनके लोग भी, उनकी गवर्नमेंट से अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं कि हमारे ऊपर तो कई ऐसी पॉलिसीज है जो थोप दी जाती है। तो मेरे ख्याल में तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी एक जाती सोच को या जाती एप्लीकेशन को या अपनी जाती हैसियत को, रादर मैं कहूँगा जो राइट वर्ड है, उसको मनवाने के लिए या कम से कम अपनी रिकॉग्निशन कराने के लिए भारत के अंदर एक और वावेला भी मचा हुआ है सर। भारत के अंदर एक कोहराम बरपा है कि चीन एक ऐसा हथियार जो है वो टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी मुकाबला करेगा और जो सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है, और पाकिस्तान वो हासिल कर लेगा और हमारे सैटेलाइट को जो है वो निशाना बना सकता है। तो इस तरह का वहां पर जो है वो एक वावेला मचा हुआ है। दूसरा वावेला ये भी मचा हुआ है कि कान प्रोजेक्ट पर जो है वो पाकिस्तान और तुर्की इकट्ठे जो है वो जहाज बनाएंगे। इस पर आप फरमाइएगा, गाइड कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहा है? देखिए दो चीजें हैं जी, एक तो भारत जो है वो इस तरह का वावेला करके ब्लॉक पॉलिटिक्स को दोबारा रीएमर्ज करवाना चाह रहा है अमेरिका की सिंपैथी लेने के लिए या अमेरिका की सपोर्ट लेने के लिए कि जी देखें चाइना पिवटिंग कर रहा है पाकिस्तान और बहुत आगे जा रहा है, और इसी तरह तुर्किया के भी वो बीच में घसीटना चाहता है ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो एक तो उसका पर्पज ये है। दूसरा पर्पज ये है कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बता रहा है कि जी मैं अकेला नहीं, संदूर में मुझे मार पड़ी पाकिस्तान से, ये एक्चुअली मैं 3 मुल्कों से लड़ रहा था, तो आई एम अ हेजमॉन। आज उनकी अगर आप राजनाथ की स्पीच सुने पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी अपने आप को अभी तक ये शो कर रहे हैं हम तो बहुत बड़ी ताकत है, हमारा तो पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं है, और हम क्यों पार्लियामेंट में ये डिबेट कर रहे हैं। आप डिबेट राजनाथ साहब इसलिए कर रहे हैं कि आप एक इररेलेवेंट फौज के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। वो इररेलेवेंट फौज जो 48 घंटे में बिल्कुल पाकिस्तान ने फारे कर दी, बल्कि पहले 4 से 5 घंटों में फारे कर दी थी डिफेंसिव मैनूवर में। बट हैविंग सेड दैट, देखिए चाइना और पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, हमारे पास में भी कोलैबोरेशन है और फ्यूचर के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स की कोलैबोरेशन है, बट इट डजंट मीन कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और हम किसी और मुल्क से नहीं। पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ अभी चाइना में थे, साथ ही जनरल कुरेला जो है कमांडर सेंटकॉम वो पाकिस्तान आए हुए थे, कल आप व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे। तो हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और पाकिस्तान इज अ नेचुरल स्टेबलाइजर इन द रीजन और नेचुरल ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और अमेरिका और चाइना वुड ऑलवेज लाइक कि बीच में ब्रिजेस मौजूद हों। जब बड़ी ताकतों का ये मतलब नहीं होता कि वो टकरा जाती हैं जी और हर चीज पे माइंड करती हैं,
वो अपने कुछ ना कुछ जो रूट्स हैं या कुछ ना कुछ जो लिंकेजेस हैं वो उनको इस्टेब्लिश रखती है फॉर बेटर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उसी के बीच में फिर अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल मैनूवर्स करती है। सर बिल्कुल ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है। ऑपरेशन सिंदूर तो नाकाम हो चुका है और वो तंदूर में झोंका जा चुका है। अब उन्होंने ऑपरेशन महादेव जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। आप इस ऑपरेशन की को जिल्लत पहुंचती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये अभी उन्होंने बीच में से एक तो संदूर के साथ उनकी इतनी एम्बेरसमेंट हो चुकी थी कि ये उससे वो कहते हैं ना कि छेड़ बन गया था जी संदूर, तो वो उससे एक निकल। दूसरा, आज पार्लियामेंट में डिबेट शुरू होनी थी तो वो एक और चीज एक साथ रखना चाहते थे और एक नई वो कहते हैं ना उसमें फ्यूल भरना चाहते हैं स्पिरिट में टू फाइट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो संदूर को इधर कह रहे हैं कि संदूर कंटिन्यू कर रहा है, उसके बीच में इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑलरेडी दे हैव पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ 50-56 के करीब लोग अरेस्टेड हैं, बहुत सारे कश्मीरी अरेस्टेड है। अभी ये इनको इनकाउंटर्स में मारेंगे क्योंकि दुनिया ने इनका ये आर्गूमेंट लिया नहीं है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। आज तो चिदम्बरम ने कह दिया उनके मतलब मैं स्टेटमेंट उनकी पढ़ रहा था कि जी पाक कोई सबूत नहीं हुकूमत दे सकी। यही चीजें सब ये तो वाज़ेह हो गया, किसी भी फोरम पर कहीं भी पहलगाम से वो कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। जन साहब बहुत शुक्रिया, हम जब भी आपको ज़हमत देते हैं आप हमें वक्त देते हैं, गाइड करते हैं। नाज़रीन, ये थे जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अब आखिरी सेगमेंट में जो हम मियाँ साहब को तकलीफ़ देंगे, हार्स ट्रेडिंग तो हमने सुनी थी, ये डंकी ट्रेडिंग क्या हो रही है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हफ्ते की रात को एक खबर आई कि इस्लामाबाद के संजानी के इलाके में गधे का गोश्त जो है वो पकड़ा गया है, हराम गोश्त पकड़ा गया है। और वहाँ पर जहाँ पर ये छापा मारा गया फूड अथॉरिटी की जानिब से, वहाँ पर गधों का गोश्त सिर्फ नहीं था बल्कि गधे बाकायदा तौर पर वहाँ ज़िंदा भी मौजूद थे। जो FIR है उसके मुताबिक जो पता चला, हाफिज़ मोहम्मद शहबाज असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, इन्होंने कैपिटल टेरिटरी फूड सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत जो है वो कार्रवाई की है। और इन्होंने वहाँ पर जो कार्रवाई की, वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर जो है 25 मन गधे का गोश्त पाया गया और कुछ 45 गधे जो हैं वो ज़िंदा वहाँ से मिले। ये वो जगह है, हम उस जगह पर पहुँचे हैं और इस जगह को सील कर दिया गया है। ये सील का ये जो है वो नोटिस लगा हुआ है। ये फार्म हाउस है एक, और इस फार्म हाउस में गधों के गोश्त का कारोबार हो रहा था और यहाँ पर जो है वो गधों के को स्लॉट किया जाता था, वहाँ से गोश्त पैक किया जाता था। गोश्त कहाँ जाता था ये तो अभी मालूम नहीं हुआ, उसको कहाँ ले जाया जाता था, लेकिन जो यहाँ पर ये धंधा कर रहे थे उनके पास कोई इजाज़तनामा नहीं था गवर्नमेंट की जानिब से। क्या गधों को ज़बह किया जा सकता है? क्या गधों को जो है वो इस तरह उनका गोश्त बनाया जा सकता है या गोश्त बनाकर फ़रोख्त किया जा सकता है या किसी को सप्लाई किया जा सकता है? ये किसी भी लॉ में अभी तक जो है इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये जो है वो सील है जगह, इसमें CDA के एहलकार जो है मौजूद हैं ताकि कोई लोग जो है वो वहाँ पर इस जगह को मिसयूज़ ना कर सकें और जो एविडेंस है उसको तल्फ ना कर सके, तो उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं फार्म हाउस के अंदर की जो है वो हालत दिखाने की कि अंदर क्या था और अंदर इसकी हालत कैसी है। हम एक नज़दीक फार्म पे हम आए हैं। ये देखें, हम यहाँ से इस फार्म हाउस को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है वो सामने जो ग्रीन शीट है उसके नीचे गधे बांधे जाते थे और यहाँ पर जो है वो इनको स्लॉट करके इन बॉक्सेस में जो है शायद बंद किया जाता था। मेरे साथ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद साहब हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गधे को हराम करार दिया गया है, शरीयत में तो है, लेकिन क्या गधे का गोश्त इंसानी सेहत के लिए भी मुज़िर है? इस हवाले से हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये कि इस्लाम जो दीन इस्लाम है ये फ़ितरी दीन है, इसको दीन फितरत कहा गया है। और अगर हम देखें कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने जिस वक्त गधे के गोश्त के लिए मना फरमाया था तो उसकी एक वजह बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि गधा जो है वो हर एक चीज़ को खा जाता है। और अगर अब इस वक्त हम देखें तो गधे के गोश्त की वजह से ज़ूनोटिक इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलते हैं, इसी तरह फूड पॉइजनिंग के जो है असरात होते हैं। और इसकी जो विटामिन है वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो हाईली अपना जो
डीनेचराइजेशन करती है या वो हाईली अपना जो स्ट्रक्चर है उसको लूज़ कर देती है। अब जहाँ तक इसकी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का ताल्लुक है तो इससे प्रोटियस क्लेब्सेला के बीमारियाँ होती हैं। इस गधे का गोश्त खाने से क्या बुखार होता है, जीन्स के अंदर तब्दीली आ जाती है, क्या होता क्या है बॉडी के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जी बिल्कुल, जहाँ तक जूनोटिक इन्फेक्शन है तो जूनोटिक इन्फेक्शन में ब्रूसिलोसिस बुखार इंसान को हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये भी एक, इससे भी जो है ना स्किन की डिजीज़ भी होती हैं। और इसी तरह फिर हमें यूटीआई के इन्फेक्शन होते हैं, छोटे पेशाब के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह जो प्रोटियस और क्लेब्सेला बनते हैं। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हमें गधे की वजह से होते हैं वो हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिस वक्त गधे के जिस्म के अंदर जाते हैं तो वो गधे का जो ब्लड है वो ऐसा मीडियम उसको प्रोवाइड करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जेनेटिक चेंजेस आती हैं। और वो जेनेटिक चेंजेस इस तरह की होती हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसका मतलब है कि गधे का गोश्त खाने से जितनी भी बीमारियां लगती हैं उससे अगर एंटीबायोटिक खाई जाए तो असर नहीं करती? जी बिल्कुल, ये और इसकी वजह से अब जैसे साल्मोनेला का इससे इन्फेक्शन होता है, फिर इसी तरह फूड पॉइजनिंग का जो इससे प्रॉब्लम होता है, तो वो फूड पॉइजनिंग इस तरह की वो फूड पॉइजनिंग इंसान को एक्सपोज होती है कि वो इस तरह के वो स्पोर्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वो रेजिस्टेंस रहते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी वो डीनेचर या वो उनका ख़ात्मा नहीं हो सकता। वैसे तो ये होता है कि जिस वक्त हम किसी भी आम जो हलाल मीट है उसको हम कुक करते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर कोई मौजूद भी होता है तो वो किल हो जाता है। लेकिन जो डंकी मीट होता है, डंकी मीट के अंदर यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पोर अपने बना लेते हैं और वो स्पोर्स जो हैं वो किल नहीं होते और जैसे ही उनको फिर दोबारा इंसानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगेन जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो एक्सपोज होते हैं, वो अपना स्पोर तोड़ते हैं और वो फिर हमें ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इससे जानलेवा बीमारी भी लग सकती है? इससे सर बिल्कुल जानलेवा बीमारियां होती हैं और इसमें जो सबसे बड़ी एक है कि वो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हेल्थ में हमारे लिए कि हमारे पास इस जितनी भी इन बीमारियों में मुब्तला या इस डंकी मीट की वजह से जो बीमारी होती है उसमें मुब्तला जब लोग आते हैं तो हमारे पास उनको ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन इस वक्त डिस्कवर नहीं है। इसके लिए ये भी बताया जाता है कि इसके लिए कुछ जेल्स भी बनती हैं, कुछ स्किन के लिए कुछ जो है वो दवाइयाँ भी बनती हैं। इसकी खाल जो है वो ख़ास तौर पे बड़ी महंगी है और वो भी यूज़ होती है, तो इस तरह की अद्वियात भी बनती हैं। इसके स्किन की जो चर्बी है उसमें हम देखें तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जेल पाई जाती है, वो फैटी एसिड ही होती हैं, बेसिकली लिपिड्स ही होती हैं, जेलेटिन उसको कहा जाता है, जो मुख्तलिफ हमारे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके लिए। और फिर ख़ास तौर के जो एस्थेटिक सर्जरी, जो आजकल एस्थेटिक हमारी एक नई सर्जरी की एक नई किस्म है, कुछ सालों से हम कर रहे हैं, जिसमें स्किन की जो डिजीज़ हैं और स्किन के जो मसाइल हैं वो उनका हल होता है। फिर इसी तरह जो एजिंग का अक्सर आप लोग सुनते हैं, एजिंग का मकसद ये होता है कि जो हमारे स्किन के रिंकल्स हैं वो नहीं आते, या इसी तरह जो हमारे जिस्म की नशो नुमा है वो दोबारा जब थोड़ा बेहतर हो जाती है। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए तो नो डाउट इसकी जो जेल है उसमें मौजूद उसका फ़ायदा है, लेकिन मैं अगेन अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये वो फ़वायद हैं जो कि वक्ती तौर के हैं, ये लॉन्ग टर्म के। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने नाजरीन हमें बताया कि जो गधे का गोश्त है वो इंसान के लिए, इंसानों के खाने के लिए कितना मुज़र सेहत हो सकता है, और ये भी उन्होंने बताया कि इसके लिए जो स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी जो है वो इस तरह नहीं बनानी जानी चाहिए जिस तरह बनाई जाती हैं। और ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो गधे का गोश्त है ये खाने से जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है क्योंकि यहाँ से ही वो गोश्त जो है वो बरामद हुआ था। अभी भी गोश्त के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं, इकॉनमी को भी बड़ी बेहतरीन अंदाज से देखते हैं और जो हेल्थ बीट है वो भी करते हैं और बड़े अरसे से जो है वो जर्नलिज़म में हैं और हेल्थ बीट रिपोर्टर हैं इकरामुल्लाह जोया। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो गधों से मुतल्लिक इकनॉमिक सर्वे में आया था कि गधों की तादाद बढ़ गई है, तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ कोई एग्रीमेंट भी है गधों की तजारत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकराम, क्या गधों की तादाद इकनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि बढ़ गई है, तो बताइएगा कितनी तादाद में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में कितने गधे पाए जाते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि क्या जो गधों की तजारत है
उस हवाले से भी कोई डाटा है आपके पास कि गधों की बाकी ममालिक के अंदर कोई हमारा एग्रीमेंट है, क्या क्या होता है गधों की तजारत में? शायद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इस इंटरव्यू में शामिल किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इकनॉमिक सर्वे आया था इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़ी मीम्स भी बनाई थी कि गद्दों की तादाद में इजाफा हुआ है। बड़ी खुशाइन बात है। 1 लाख गद्दों का जो है वो गुज़िश्ता साल में इजाफा जो है वो हमें देखने में आया, जो इकनॉमिक सर्वे ने बताया। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे जो एक्सपोर्ट हमारी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि उड़ान पाकिस्तान का जो एक विजन लेके आए थे, उसमें एक्सपोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। तो एक्सपोर्ट में गद्दों का जो स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़ासतौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसमें एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स भी शामिल है, जिसमें हम चाइना के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो साथ में इराक है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट जो है वो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। दुनिया के 3 बड़े इंपोर्टर्स में एक हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में जो गधों के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें उनकी खाल है, उनकी जो हड्डियाँ हैं, उनके जो गोश्त से जो ग्लूटन बनता है वो ख़ासतौर पर इंपोर्ट करवाए जाते हैं। उनके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेडिसन में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको एक्सप्लोर किया जाना अब भी बाकी है, जिसमें अगर एक्सपोर्ट की तरफ हुकूमती सतह पर ऐसे साजगार माहौल मुहैया किया जाता है, एक ख़ास तौर पर एक फ्रेमवर्क दिया जाता है इनकी फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर एक ये भी मसला है कि हलाल और आराम गोश्त के हवाले से, लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो उसकी इजाज़त मुख्तलिफ ममालिक में है, हमारे मुल्क में भी है। लेकिन अगर आप हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस लेने के बाद जो है इसकी फार्मिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू की अगर बात करूँ तो जो प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर जो इनके जो चमड़ा है उससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, 36 मिलियन जो है उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। 36 मिलियन डॉलर? 30 मिलियन डॉलर की जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको पाकिस्तान टच कर सकता है। इसके अलावा बहुत 36 मिलियन डॉलर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो गधे से बनती हैं, गधे के चमड़े से बनती हैं, और गधे का जो गोश्त है उसमें से भी ग्लूटन जो है वो निकाला जाता है, उसको मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे एक्सपेंसिव जो अद्वियात हैं वो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, और वो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस गधे की जो खाल है, गोश्त है, इनसे बनाया जाता है, और इसको जो इम्पोर्ट किया जाता है वो चाइना इम्पोर्ट करता है। इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ जो हैं वो इनको इम्पोर्ट करते हैं। थैंक यू इकराम। मेरे साथ मौजूद है मोइन हसन, और मोइन हसन से हम पूछते हैं कि गधे के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं, जो हिस्से हैं, उनसे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं बनती हैं इस दुनिया में, और वो किस किस इस्तेमाल में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन, आप इन मामलात को जो मेडिकल और जिल्द से मुतल्लिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा सुना है कि गधे के जो बॉडी है उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उससे कुछ प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, और बड़ी कीमती प्रोडक्ट्स हैं। वो कौन सी हैं? अच्छा सर, देखें, गधे सिर्फ इसके स्किन नहीं, इसकी खाल, गोश्त, हत्ता के इसके दूध से भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जैसे हमारा जो कॉस्मेटिक्स है उसमें 70%, मोर देन 70% गधे का दूध इस्तेमाल होता है, जिसमें आपकी ब्यूटी क्रीम्स हैं, फेस वॉश हैं, सोप हैं, हत्ता के जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं उसके अंदर भी गधे का दूध इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हैरत की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फूड के स्पोर्टिंग फूड के पे यूज़ होता है चीज़, दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है सर वो गधे के दूध से बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बेकरी आइटम्स हैं उनमें गधे का दूध यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मल्टीपल फूड आइटम्स हैं, ये चाइना के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यूरोप के अंदर देखा जाए तो यूरोप के अंदर अब बहुत ज़्यादा यूजेज है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं यूज़ किया जाता बल्कि वहाँ के यूरोप के जो रिहायशी लोग हैं वो गधे के गोश्त को खाते भी हैं। नाज़रीन, ये हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाली मालूमात हैं जो अभी आज हमारे सामने आई। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गधे का गोश्त जो है ये जानलेवा हो सकता है, इससे बड़ी इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो पैदा हो सकती हैं। उन्होंने हमें इन्फेक्शन डिजीज़ का भी बताया। इकराम से बात हुई, उन्होंने बताया कि गधे का जो तजारत है वो कहाँ कहाँ हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ कहाँ हो रही है। मोइन ने हमें बताया कि इससे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ जो है वो मालूमात थी, लेकिन जो यहाँ पर कारोबार हो रहा था ये टोटली इल्लीगल हो रहा था, क्योंकि ना इनके पास इजाज़तनामा था। ये जो जगह है ये इंतहाई गैर महफूज सेहत के लिए गैर महफूज जगह है। यहाँ पर गधों को स्लॉट किया जाता था, यहाँ पर गधों का गोश्त जो है पैक किया जाता था। वो कहाँ सप्लाई किया जाता था अभी तक इस बारे में तफ्तीश नहीं हुई, तफ्तीश चल रही है। इसको सील कर दिया गया है। अब इसको डी सील कब किया जाता है, जब तक वो इसका मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता, या जब तक जो है वो तफ्तीश जारी रहती है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जीटी रोड से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इलाका है, और ये जीटी रोड जो है ये पेशावर को जाती है। पेशावर जीटी रोड पर संगजानी के मुकाम पर बिल्कुल जीटी रोड के बिल्कुल साथ यहाँ पर ये धंधा जो है वो हो रहा था।
और इस धंधे में मुलव्वस लोग जो हैं वो तो पकड़ा गया, एक गैर मुल्की पकड़ा गया, बाकी भाग गए और इसको सील कर दिया गया है। लेकिन ये किस किस जगह पर ऐसा धंधा हो रहा है अभी तक कुछ मालूम नहीं है और कानून नाफिज करने वाले अदारे, पुलिस और फूड डिपार्टमेंट जो है वो इसका खोज लगा रहे हैं कि ये कब से हो रहा था धंधा और इस धंधे के पीछे कौन था और क्या इस तरह का धंधा जो है वो दीगर इलाकों में भी हो रहा है। कहीं इसको रेस्टोरेंट्स पर और यहाँ पर लोकल जो होटल्स हैं वहाँ पर तो सप्लाई नहीं किया जाता रहा, ये भी जो है तफ्तीश जारी है। लेकिन अभी तक इसके सबूत जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन ये तो सामने आ चुका कि 25 मन गोश्त निकला और 45 गधे जो है यहाँ से निकले पंजाब के शहरों से या इलाकों से, सॉरी, यहाँ पर जो है वो गधे लेके आते थे लोग और यहाँ बेचे जाते थे। यहाँ पर गधे का गोश्त जो है वो दफनाया गया है, उसको तल्फ कर दिया गया है और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि फूड सेफ्टी वाले या CDA वाले उठाना भूल गए हैं। ये पूरा एरिया जो है ताफुन ज़दा हो चुका हुआ है। अब हमने नाजरीन आपको बहुत सी इसके हवाले से एक्सक्लूसिव मालूमात बताई हैं कि जो गधे का गोश्त है वो यहाँ पर बिकता था और यहाँ से ही स्लाट होता था, उसकी कोई इजाज़तनामा नहीं था। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात आपके लिए नई होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।